डेंगी एक्सपर्ट और कैप्टन लाहौर का टाइटल हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद उस्मान को एक इंतहाई दबंग ब्यूरोक्रेट के तौर पर जाना जाता है। फौज में कैप्टन के ओहदे से कमिश्नर बनने तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया और कमिश्नर के तौर पर इनका दिन कैसे गुजरता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कमिश्नर ऑफिस लाहौर, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे कैप्टन मोहम्मद उस्मान से। आज आपको इनका लाइफस्टाइल दिखाएंगे, दिन भर की मसरूफियत क्या होती हैं वो दिखाएंगे और कमिश्नर बनने में इन्होंने क्या क्या पापड़ बेले और इनके शशके क्या हैं कमिश्नर बनने के बाद वो भी दिखाएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इनको कैप्टन लाहौर भी कहते हैं और ये डेंगी एक्सपर्ट भी हैं। आए आपकी मुलाकात करवाते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैप्टन साहब, हम आपको बस ये जानने आए हैं कि कैप्टन लाहौर क्यों कहते हैं। अच्छा। और इतने फिट आप माशाल्लाह कैसे हैं? चलें बैठ के बात करते हैं। घर पे आज कोई नहीं है, इधर बैठते हैं फिर ऑफिस में। ज़रूर आएँ। कैप्टन मोहम्मद उस्मान, यानी आप पहले फ़ौज में गए और उसके बाद आप सिविल सर्विस में आ गए और यहाँ आकर आपने खिताब पाया कैप्टन लाहौर, डेंगी एक्सपर्ट भी हैं आप। ये सब काम कैसे किया? मैंने फ़ौज ज्वाइन की थी 1991 में और एफएससी के फ़ौरन बाद। और ये वो स्टेज होती है किसी की भी ज़िंदगी के अंदर जब आप अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है। लाइक ऑल स्टूडेंट्स, मैं बचपन में मेरा एम्बिशन था। ये आपको पता है कि दो ही प्रोफेशंस होते हैं, या माँ बाप आपको डॉक्टर बनाते हैं या इंजीनियर बनाते हैं। तो मेरा शौक़ इंजीनियर बनने का था और इसीलिए फिर प्री इंजीनियरिंग मैंने अपने सब्जेक्ट्स के तौर पे रखी। और उन्हीं दिनों में मैं हैदराबाद, मेरे मामू रहते हैं, उनके पास रहने के लिए गया तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया। उन्होंने कहा, बेटा ये जो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग है ना, ये अब कुछ नहीं है, आगे जो फ्यूचर है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैंने उनके कहने पे IBA में एडमिशन लेने के लिए, उनका जो छोटा बेटा है वो मेरे से 1 साल छोटा है, मेरा जो कज़न है, तो हमने मिल के, वो FSC की तैयारी कर रहा था तो मैंने उसके साथ मिल के अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करनी शुरू कर दी। ठीक है। तो बेसिकली मैं अपनी FSC की वेकेशंस में वहाँ गया था और ये सोच के कि मैं IBA के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। इसी असना में एक दिन हम लोग लंच पे बैठे हुए थे तो लंच इकट्ठे करते थे। अंकल आए और उन्होंने आके कहा कि आज का अखबार देखा तुमने? तो मैंने कहा अंकल देखा है, लेकिन इतना पर्टिकुलरली मुझे नहीं समझ में आया कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। कहने लगे, यार वो उसमें एयरफोर्स का ऐड था, वो तो हमारी नज़र से गुजरा। तो मैंने हंस के कहा अंकल के मतलब ये तो मेरा शौक़ नहीं है। तो कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, शौक़ नहीं है तो फिर क्या हुआ, एक दफ़ा अटैम्प्ट तो करो, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे। ज़िंदगी में कभी किसी स्टेज के ऊपर तुम्हें ये रिग्रेट नहीं होगा कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी और मैंने अवेल नहीं की। अच्छा, अब वो जो वहाँ जाके टेस्ट देना था ना, वो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट ऐसे था कि जब हमने 2 दिन के अंदर वो टेस्ट होता है, एक दिन वो आपसे रिटन टेस्ट कराते हैं, अगले दिन फिर आपको वो IQ वगैरह का टेस्ट कराते हैं। आजकल शायद 1 दिन पे होता होगा, लेकिन उन दिनों में वो 2 दिन का एक प्रोसेस था। जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि जब मेरा आखिर में इंटरव्यू हुआ तो वो जो वहाँ पे सेंटर के इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे कहा, कितने सालों से अटैम्प्ट कर रहे हो? अच्छा, अब वो जो उनका ये कहना था ना, उसमें ये इनडायरेक्ट कॉन्फिडेंस मुझे मिला कि यार मेरा इसका मतलब रिजल्ट अच्छा आया है। जब उसने मुझे ये कहा ना कि पहले कितनी दफ़ा अटैम्प्ट किया है, तो मैंने कहा सर मैं पहली दफ़ा आया हूँ। उस पर उसने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया। उसने कहा मुझे तकरीबन 6 साल हो गए यहाँ पर और इतना अच्छा रिजल्ट किसी ने नहीं लिया। क्या बात है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता उसने सच बोला या झूठ बोला, लेकिन मेरे अंदर वो जुस्तजू कह लें, तजस्सुस कह लें या शौक कह लें टुवर्ड्स दी आर्म्ड फोर्सेस, वो पैदा कर दिया उसने। मैंने वापस आके बहरहाल अंकल को बताया कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया। वो 2-3 दिन के बाद मुझे ISSP की कॉल आ गई
और मलीर कराची में मेरी ISSP हुई और मुझे याद है कि शदीद गर्मी के अंदर मई का महीना था और मैंने जाके अपनी ISSP दी। मुझे स्ट्रेस नहीं था इस बात का कि यहाँ से फेल हो गया तो क्या करूँगा। और वो मेरा ख्याल है कि शायद वो स्ट्रेस ना होना प्रॉबेबली मुझे उनकी 72 लोगों के बैच में मुमताज़ कर गया। 2 या 3 दिन के बाद आपके पास रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट का लिफाफा, और लड़कों ने बताया कि अगर वो लिफाफा हल्का हो तो आप रिकमेंडेड होते हैं, अगर वो वज़नी हो तो आप रिकमेंडेड नहीं होते। अब इसके पीछे क्या वज़नी में क्या, वज़नी में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो वापस भेजते हैं शुक्रिया के साथ, और जब वो हल्का आता है तो इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ एक कागज़ होता है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रख के आपको रिकमेंडेशन का लेटर भेज देते हैं। मुझे याद है मैं मामू के कमरे में नीचे बैठा हुआ था हैदराबाद में, और वो उसने लड़के ने आके बताया कि जी वो डाक आई है और उस्मान साहब के लिए डाक आई है। और जब वो आया तो वो एक सिंगल लिफाफा था, एंड आई कुड फील फ्रॉम विद इन कि मेरे अंदर वो एक खुशी थी। बहरहाल ये अलग बात है कि शौक़ नहीं था, होना ना होने एक अलग बात है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी इस तरह के इम्तिहान के अंदर या किसी इस तरह के कॉम्पिटिटिव अरेंजमेंट के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। अब मुझे ISSB के बाद अपना मेडिकल करवाना था, और मेडिकल करवाने के दौरान ही इसी तरह लंच पे एक दिन आए अंकल और उन्होंने आके कहा कि आज का अखबार देखा है। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, तो कहने लगे कि आज के अखबार में ना आर्मी का ऐड है। तो मैंने हंस के कहा अंकल कि अभी तो आपने मुझसे वो सारा करवाया है। साथ ही हमारे घर के बिल्कुल साथ ही सिलेक्शन सेंटर था आर्मी वाला। मैं वहाँ गया, मैंने उनसे पूछा, थोड़ा बहुत क्वेरी की और उनको बताया, क्योंकि मैं ISSB क्लियर कर चुका हुआ था, मुझे कोई तकरीबन 15 दिन हुए थे ISSB क्लियर किए हुए। तो मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ गया कि जी मुझे तो मतलब मेरे लिए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। ISSB तमाम फोर्सेस की इकट्ठी होती है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की इकट्ठी। ठीक है। उन्होंने कहा जी आपको जो हमारा इनिशियल टेस्ट है वो पास करना पड़ेगा। मैं उस इनिशियल टेस्ट के लिए चला गया और मैंने वो जो इनिशियल स्क्रीनिंग थी वो बिंदास बिना तैयारी किए। जी हाँ, बिना तैयारी किए। वो तैयारी तो खैर वही होती है ना, आपके वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स ही होते हैं जिसकी वो आप, बाकी वो आपका IQ वगैरह का टेस्ट लेते हैं, वो बेसिक मतलब सिंपल से सवाल होते हैं। तो जब ये क्लियर हो गया तो मुझे एक लेटर आया कि चूँकि आपकी ISSB जो है वो आर्मी के सो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक क्लियर है, इसलिए अब आप मेडिकल करवाइए जाकर। अच्छा, इसी असना में चूँकि मेरा मेडिकल एयरफोर्स वाला भी होना था, मैंने वो मेडिकल CMB मौरीपुर से वो क्लियर करवा लिया। जब मैं आर्मी के CMH में गया, मैंने उनको बताया कि जी मेरा मेडिकल तो CMB मौरीपुर से क्लियर है। उन्होंने मेरे वो कागजात देखे और मुझे एक फिटनेस का सर्टिफिकेट आर्मी वालों की तरफ से आ गया। तो आप आर्मी में चले गए? मैं उसकी वजह से आर्मी में चला गया। अब आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो बताने लगा हूँ कि जब ये सब कुछ हो गया तो अम्मी को बताया तो अम्मी डिस्टर्ब हुई। अम्मी मुल्तान में थी, अम्मी एकदम से परेशान हो गई। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ, सबसे बड़ा हूँ, तो अम्मी तो परेशान हो गई कि ये फौज में क्यों जा रहा है। अच्छा, मज़े की बात है, उन दिनों आपने नाम सुना होगा एक ड्रामे का जिसका नाम था सुनहरे दिन। उन दिनों सुनहरे दिन ड्रामा चल रहा था टीवी के ऊपर, और सुनहरे दिन ड्रामे के अंदर लोगों को पहली दफ़ा पता चला कि PMA की लाइफ क्या होती है। तो मेरी बहनें भी वो देख रही होती थी और अम्मी भी वो देख रही होती थी। तो वो देख देख के उसको ड्रामे को वो रोती रहती थी सारा वक्त बैठ के कि ये उस्मान के साथ पता नहीं क्या जुल्म हो रहा होगा। हालांकि वो ड्रामा अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग, एक आपको बड़ी अच्छा एस्पेक्ट बताता है आर्मी की लाइफ का, PMA की लाइफ का। आज मैं सर आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं जान सकूँ कि एक्चुअली फिटनेस का राज, फिर आपको डेंगू एक्सपर्ट क्यों कहते हैं, और इतनी अचीवमेंट्स आपके पास हैं माशाल्लाह। मुझे ऐसे सम टाइम लगता है खादमी आला का लक़ब आपको मिलना चाहिए। तो मैं आपके साथ एक दिन स्पेंड करना चाहता हूँ कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। मैं जानना चाहूँगा इसके बाद आपका क्या प्लान है, किधर जाएंगे, क्या मूव करेंगे, क्योंकि मैं आज आपके साथ हूँ चाहे कुछ भी हो। अब्दुल्ला, इसके बाद ऑफिस चलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफिस में पब्लिक मीटिंग होती है। ये हमारा कैंप ऑफिस है। ठीक है। चूँकि घर पे आए इसलिए हमने यहाँ पर आपके साथ मुलाकात की। समटाइम्स यहाँ पर भी मीटिंग्स होती हैं। ये सामने वीडियो लिंक लगा हुआ है, जब कभी हमने दूसरे ज़िलों के अजला के अंदर मीटिंग करनी होती है तो यहाँ से हम वीडियो लिंक भी करते हैं। इस ऑफिस के अंदर भी हमारी मीटिंग्स होती हैं। तो ऑफिस के बाद की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, शाम को 3-4 बजे के बाद की एक्टिविटीज़, वो कैंप ऑफिस में होती हैं। यानी कि अगर 4 बजे के बाद कोई मीटिंग्स करनी है तो फिर वो हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। आज हम क्या क्या कर रहे हैं? आज हम ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में मीटिंग्स करेंगे। उसके बाद शाम को हमारी कैंप ऑफिस में भी एक मीटिंग है, और शाम वाली कैंप ऑफिस की मीटिंग के दरमियान में अगर कोई और इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग ना आई चीफ मिनिस्टर की या चीफ सेक्रेटरी की, तो फिर उसके बाद फिर हमारी जो है वो शाम को अपनी प्राइवेट लाइफ शुरू हो जाएगी, विच इज़ के मैं कपड़े चेंज करूँगा और जिम चला जाऊँगा, और जिम से वापस आके फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए मैं ऑफिस बैठता हूँ, और जो मेरी डाक वगैरह होती है या जो फाइल वर्क होता है वो मैं फिर रात को बैठ। जॉब टाइमिंग क्या होती है वैसे इसकी? कोई टाइमिंग्स नहीं है। फील्ड की जॉब के अंदर कोई टाइमिंग्स नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती। मतलब किसी भी वक्त किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी या कोई ड्यूटी आ सकती है जो कि आपने परफॉर्म करनी होती है। हमारी जो
फील्ड की असाइनमेंट है उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ एसोसिएटेड है वो ये है कि इसकी कोई टाइमिंग्स नहीं है। ये वो उस तरह की ऑफिस जॉब नहीं है कि आपने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक करनी है। 24/7 एक लाइफस्टाइल है ये 24/7 चल रहा है, और अगर आपने इसको अपने आप को 24/7 इसमें नहीं ढाला तो फिर आप कामयाब नहीं होते। आपको परेशानी होती है कि यार ये क्या मुसीबत है, मैं तो वैसे अपनी पर्सनल लाइफ नहीं इंजॉय कर सकता। जब माल रोड से या आसपास से प्रोटोकॉल गुजरते हैं, यार ये क्या गया, कमिश्नर गया, ये कौन गया, डीसी गया, वो कौन गया, ये जरा, तो गाड़ी में बैठ के कैसा फील होता है? मैं कमिश्नर हूँ, ऐसा कुछ होता है फील? मैं आपको ये बताऊं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये दूर से तो इंसान को लगती हैं कि शायद ये बड़ी फैसिनेटिंग है, लेकिन जब आप इन पोजीशंस पे होते हैं, इन पोजीशंस पे आपको समझ आती है कि ये जिम्मेदारी वाला मसला है। और ये वो जो नशा है ना, वो दूर से देखने में तो शायद है, अच्छा, लेकिन द मोमेंट आप यहाँ पहुँचते हैं और इन पोजीशंस पे आते हैं तो आपको पता लगता है कि ये जिम्मेदारी है। अभी चलें फिर आपका दूसरा ऑफिस देखने? बिल्कुल चलें। लेट्स गो जी, चलें जी। कैप्टन साहब, मैं आपकी गाड़ी में ये देख रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें आपने रखी हुई हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़, कंघे से लेके परफ्यूम, टूथपिक, कैप्स, मास्क, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मौजूद है गाड़ी के अंदर। इसका क्या राज है? ब्यूटी कॉन्शियस है? नहीं, ब्यूटी कॉन्शियस वाली बात नहीं है। आपको अक्सर फील्ड में ट्रैवल करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, चार्जर हो गया, बैटरी बैंक हो गया, ये कैप हो गई, हेयर ब्रश हो गया, सैनिटाइज़र है, ऐनक है, ये वो चीज़ें हैं जो आप किसी और जगह पे तो कैरी नहीं कर सकते ना। तो गाड़ी में वैसे ही आपने इनको किसी सीट पे रखा हो, उससे बेहतर है कि आप उसको किसी कैरियर के अंदर डाल दें। तो ये चूँकि फील्ड की गाड़ी है इसलिए। मुझे बताएं सर कि अभी तक कहाँ आप काम कर चुके हैं, किस किस रैंक पर, और लाहौर में आई थिंक सबसे ज़्यादा आपने सर्विसेज दी हैं अभी? अब्दुल्ला सर्विस जब स्टार्ट की तो मैंने जब मेरी सबसे आर्मी की इंडक्शन हुई सिविल सर्विस में, सबसे पहले मैंने सिंध में नौकरी शुरू की। सिंध में 3 साल गुजारने के बाद फिर मैं पंजाब आया और ग्रेड 17 की जो मेरी 5 साल का टेन्योर है वो सिंध और पंजाब में, उसमें से 2 साल मैंने पंजाब में और 3 साल तकरीबन सिंध में गुजारे। उसके बाद जब मेरी प्रमोशन हुई तो फिर मैं नॉर्दर्न एरियाज़ चला गया। उस वक्त नॉर्दर्न एरियाज़ कहते थे, अब गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। फिर मैं 5 साल वहाँ रहा। 2 ज़िलों का डिप्टी कमिश्नर बनने के बाद होम सेक्रेटरी प्रमोट हुआ और उसके बाद फिर मैं वहाँ से 5 साल पूरे करने के बाद जब पंजाब वापस आया तो यहाँ पर मुख्तलिफ पोजीशंस गुजारने के बाद अब अल्टीमेटली यहाँ पर कमिश्नर हूँ। इससे पहले मैंने शुरू में DCO राजनपुर किया। जब 2010 के फ्लड्स आए तो मैं DCO राजनपुर था। उसके बाद फिर मैं लाहौर में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में 1 साल रहा। फिर मैं वहाँ से डायरेक्टर फूड रहा। डायरेक्टर फूड के बाद मैंने DCO लाहौर की जिम्मेदारी तकरीबन 3.25 साल निभाई और उसके बाद वहाँ से फिर मैंने DCO लाहौर का टेन्योर करने के बाद फिर मैं पोस्ट पे चला गया और उसके बाद मैंने फिर पंजाब फूड अथॉरिटी में जिम्मेदारियाँ निभाई। पंजाब फूड अथॉरिटी के बाद फिर मुझे जब 2019 के अंदर पिंडी में डेंगू का एपिडेमिक आया हुआ था तो मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट में पोस्ट किया गया और वहाँ से फिर आपको पता है कि 2020 और 21 जो है वो सबने देखा, पूरी दुनिया में कोरोना आया। फिर कोरोना के दौरान मैं सेक्रेटरी हेल्थ था और वहाँ से फिर मेरी एज कमिश्नर लाहौर पोस्टिंग हुई है और अब आपके सामने है। जब कोविड आया तो कोविड वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्या बात है। वैसे मैं आप मुसीबत को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, ऐसे ही है देखिए, और उसमें फिर बेस्ट परफॉर्म देते हैं। खैर, मजीद क्वेश्चंस करेंगे हम, आपके पहले ऑफिस जाते हैं, वो देखते हैं। कैप्टन साहब, ये आपका दूसरा ऑफिस है, यानी जो अभी भी आर्जी तौर पे वैसे ही है? ये हमारा मेन ऑफिस है। मतलब आरजी से मुराद ये है कि चूँकि असल ऑफिस बन रहा है जो ट्रेडिशनल कमिश्नर ऑफिस है जो सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल साथ है, एक साइड पे कचहरी है, एक साइड पर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है और साथ ही सेक्रेटेरिएट है। वो ऑफिस डेंजरस डिक्लेयर हुआ था काफ़ी सालों से, तो हमने इस साल की ADP में फिर नई स्कीम डाल के उसको अब हम दोबारा से गिरा के नया बना रहे हैं। वैसे एक क्वेश्चन करूँगा पर्सनल, खूबसूरत भी है, जवान भी है, फिट भी है, प्रपोजल तो आते होंगे आपको? नहीं, मुझे नहीं ऐसा नहीं, हकीकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत पुरसुकून और बहुत अच्छी गुजर रही है और इस तरह की चीज़ों का कभी टाइम ही नहीं मिला।
ये डर के तो नहीं बोल रहे आप नहीं, किसी से? नहीं, डरने वाली बात नहीं है। आप अदरवाइज़ भी मेरे कोलीग्स से, इर्द गिर्द के लोगों से, दोस्तों से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, वो आपको बताएंगे। मुझे शौक़ ज़रूर है अपने आप को फ़िट रखने का, लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ोकस जो है वो कुछ और रखा हुआ है। फ़ोकस ये है कि एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है, और जितना आप आज अपने आप में इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको अपना आप जो है वो फ्यूचर में ज़्यादा रीप करेगा, आपको रिजल्ट देगा। तो एक कमिश्नर का रोल होता क्या है, वो करता क्या है? कमिश्नर तो मैं आप सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस लेके जा रहे हैं। कमिश्नर तो मैं अभी तकरीबन 1.5 साल पहले बना। आपने जो मेरी तस्वीरें देखी हैं वो तो 17 साल पुरानी तस्वीरें हैं। तो फोटोग्राफी का शौक़ मुझे बचपन से है। मैं बहुत छोटा था जब मुझे मेरे फादर ने, अल्लाह बख्शे, उन्होंने मुझे एक मैनुअल कैमरा दिया। मैनुअल कैमरे से मुराद जो कि उस ज़माने में डिजिटल SLRs तो नहीं होते थे, नॉर्मल SLRs होते थे। और बहुत सारी पॉकेट मनीज़ मैंने अपनी फ़ोटोग्राफी पे ज़ाया की। कई दफ़ा ऐसे हुआ कि पूरा महीना इंतज़ार करके डेवलपिंग कराने के लिए जाना, और पता चलना कि जी वो तो पूरी की पूरी ब्लैक निकल आई। और एक कमिश्नर का रोल क्या होता है, या जिस आप रैंक पर रहे, क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स? देखिए जी, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ सर्विसेज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसकी खूबी ये कह लें कि आपको हर फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। आपके पास ये ऑप्शन भी होती है कि आप कोई एक स्पेशलाइजेशन डेवलप कर लें फाइनेंशियल हवाले से, या अर्बन प्लानिंग के हवाले से, या डेवलपमेंट के हवाले से, और उस साइड पे सर्विस करें। और आपके पास ये एक्सपर्ट ऑप्शन भी होती है कि आप जो हमारी जनरल सर्विसेज है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर एक्सेल करें। और ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है सर्विस के अंदर। अगर इसको लोग अवेल करेंगे तो ऑब्वियसली जितना अच्छा आप काम करते जाएंगे उतनी अच्छी आपकी जो सर्कुलेशन रहेगी सर्विस में। हमारा पर्टिकुलर जो काम है वो तो रेवेन्यू हायरार्की है। ये जितनी पूरी की पूरी रेवेन्यू हायरार्की है वो हमारे अंडर है। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग कमिश्नर लाहौर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। तो जो चारों अजला हैं उनके डिप्टी कमिश्नर्स का रेवेन्यू इंतज़ाम आपके अंडर होने के साथ साथ जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं वो भी आपके अंडर है। और जब म्यूनसिपल सर्विसेज आपके अंडर आ जाती हैं तो बहुत सारी सिविक कम्युनिटीज़ की प्रोविज़न जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अंडर आ जाती है, जिसमें सड़कों की तामीर है, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स हैं, जिसमें अब आपका सफाई का मामला भी है। और इसी तरह लाहौर में तो चूँकि अलग से वासा और LDA मौजूद है, इसलिए डेवलपमेंट और वासा वो जो सीवरेज का इंतज़ाम है वो लोग देखते हैं। लेकिन जो बाकी अजला हैं उसके अंदर जो सीवरेज है और जो लोकल डेवलपमेंट है वो चूँकि वहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ नहीं है तो वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटीज़ ही देख रही होती हैं। तो ये एक बड़ा वाइड रेंजिंग काम है। आप ये समझ लें कि हर दूसरे शहरी को आपके साथ किसी न किसी हवाले से पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए आना पड़ता है। ज़िंदगी में क्योंकि माशाल्लाह जितनी अचीवमेंट्स हैं आपकी, उस हिसाब से सबसे खुशगवार लम्हा कौन सा था और सबसे गमगीन तरीन या डाउन जिसको कहते हैं फॉल, इस तरह की कोई अगर सिचुएशन देखने को मिली हो? मैं आपको, ये मेरे लिए मुश्किल सवाल रहा है। इससे पहले भी मुझसे लोगों ने मुख्तलिफ औकात में ये सवाल किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने जहाँ भी काम किया है, जहाँ भी काम किया है, मैं इस तरह का आदमी हूँ कि मैंने अपने काम में कोई ना कोई प्लेजर ज़रूर ढूंढा है, या कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर बनाई है या तलाश की है। और शायद मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको आज एक यंग आदमी नज़र आ रहा है तो उसके पीछे वजह भी यही है कि मैंने अपने आप को मुतहर्रिक रखा है चीज़ों के पीछे। मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी जगह पे काम किया हो जहाँ मुझे कोई मायूसी हुई हो या मुझे लगा हो कि मैं काम नहीं करके आया। हर पोजीशन पे कोई ना कोई ऐसा माइलस्टोन ज़रूर है जिसको देख के कम से कम मुझे ज़रूर खुशी होती है। कैप्टन साहब, आप DC लाहौर थे जब माल्टोन का इंसिडेंट हुआ। 14 बंदों को सीधी गोलियां मारी गईं और 100 से ज़्यादा तकरीबन ज़ख्मी थे। इस हवाले से क्या कहेंगे? मशीनरी सारी कहाँ थी और ये कैसे हो गया? अगर एक बंदा सोया था, उसे पता नहीं चला और पुलिस मूव कर गई, तो बाकी मशीनरी सब कहाँ थी और आप DC थे? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और मेरा पहला दिन था उस दिन एज़ DCO लाहौर। और मुझे उसके बाद फिर ये तकरीबन 6 साल तक इस परेशानी का सामना भी रहा और केस भी लड़ना पड़ा। और इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हक़ को फ़तह हासिल हुई। और मेरा चूँकि उस केस के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो अल्टीमेटली मुझे अभी 2 माह पहले अदालत से रिलीफ़ भी मिला। ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इसकी डिटेल्स में बात करना शायद थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा,
एट दिस पॉइंट इन टाइम चूँकि अदालत में केस भी चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें बेगुनाह भी मुलविस हैं, और मेरा ख़्याल है कि अदालत से इवेंचुअली इंसाफ सामने आएगा, और अगर किसी ने ज़्यादती की है तो ज़रूर उसको सज़ा भी मिलेगी। कहा यह जा रहा था कि आपको बुलाया ही सिर्फ इस वाक़े के लिए गया था, स्पेशल पॉइंट किया गया था कहे जाने में, और वहाँ पर उस वक़्त वो जो सब कुछ हुआ वो मीडिया ने दिखाया, लाइव दिखाया, वहाँ पर उसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। कहे जाने में और एविडेंस में बहुत फ़र्क होता है। मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात भी लगे वो भी इल्ज़ामात झूठे थे, जो कि बाद में इवेंचुअली अदालत से क्लियर भी हुए। और अदालत की अगर आप जजमेंट खोल के पढ़ेंगे तो वो बाकायदा तौर पर यही लिखती है कि जी गवाह ने क्या कहा और जवाब में, या अदालत का अपना कंक्लूजन उसके ऊपर क्या है। चूँकि अभी बाकी लोगों का केस चल रहा है, इसलिए प्री मैच्योर होगा कि इसके ऊपर हम बात करें। अभी यानी सिर्फ आपको क्लियरेंस मिली? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सबसे ज़्यादा टेन्योर बतौर डीसी लाहौर में गुजारा, और इवन आपने लाहौर से डेंगू का ख़ात्मा किया, और जिसकी वजह से आप डेंगू एक्सपर्ट भी कहलाते हैं। फिर कैप्टन लाहौर भी आपको कहा जाता है, क्योंकि कोविड जब आया तो आपके इंतज़ामात, जिस तरह आपने मास्क प्रोवाइड किए लोगों को बाय डाक, ये बड़ा एक ना मेरे लिए सरप्राइज़ था कि भाई बाय डाक आपने मास्क पार्सल किए हैं लोगों को, भाई अपना ख्याल रखें। और फिर उसके बाद एक्सपो सेंटर में जैसे आपने वो सारे इंतज़ामात किए, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हुई, और डेंगू को कैसे ख़त्म किया? डेंगू एक्सपर्ट आपको कहा जाता है। अब्दुल्ला, मेरा इत्तेफाक से चूँकि लाहौर में ज़्यादा इशू है डेंगू का, लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, एज DCO भी रहा है, एज कमिश्नर भी रहा है। फिर चूँकि मैं सेक्रेटरी हेल्थ भी रहा हूँ, इसलिए पूरे पंजाब का डेंगू भी मैं देखता रहा हूँ। इसलिए मुझे ओवर द इयर्स जो आप समझ लें कि डोमेन नॉलेज है, वो बाकी अफसरान से थोड़ी सी शायद ज़्यादा है। ऑब्वियसली इस टीम में असल नॉलेज जो हमने हासिल की है वो एक्सपर्ट्स की वजह से हासिल की है, और एक्सपर्ट्स से ही हमें चीज़ें देखने सुनने को या पढ़ने को मिलती हैं। एक ख़ास बिहेवियर है इस वायरस का, एक ख़ास बिहेवियर है इस मच्छर का जो इस वायरस को कैरी करता है, और एक ख़ास इन्वायरमेंट है जिसके अंदर इन्होंने पनपना होता है या इनको रोका जा सकता है पनपने से। और नई नई चीज़ें हमें पता चली जब हम इस फील्ड में गए काम करने के लिए। पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ मॉनसून की बीमारी है, और पहली दफ़ा जब मैंने सन 2015 में, मुझे याद है, जब मैंने पहली दफ़ा कैबिनेट कमेटी को बताया कि हमें जनवरी में लार्वा मिला है, तो किसी ने हमारी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सर्दियों में कैसे आपको लार्वा मिल गया। ठीक है। और फिर हमें बोतलों में बंद करके लार्वा ला के दिखाना पड़ा कि ये देखें हमने लार्वा पकड़ा है और ये डेंगू का लार्वा है। तब हमने अपनी जो सर्वेलेंस थी उसको ईयर वाइज, यानी कि पूरा साल सर्वेलेंस का मॉडल बनाया कि ये सारा साल सर्वेलेंस करने से हम कामयाब हो गए इस बीमारी के ख़िलाफ़। यहाँ लाहौर में आपके जो आखिरी दिन चल रहे हैं, क्योंकि आप इस्लामाबाद मूव कर रहे हैं, और कुछ नया और एक्साइटिंग आ रहा है जो पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब बर्पा करेगा, और मुझे ऐसा सुनने में मिला है कि आपकी पाइपलाइन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं। देखिए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं इम्प्लीमेंट करूँ। उनमें से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अनकरीब इंशाल्लाह ताला अगर वो हम करने में कामयाब हुए तो मैं ज़रूर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। लेकिन मैं ख़ुद भी बड़ा एक्साइटेड हूँ। अभी मैंने इस्लामाबाद ज्वाइन नहीं किया, अभी चंद रोज़ हैं मेरे यहाँ से जाने में, तो जब मैं जाऊँगा तो अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। कैप्टन लाहौर, हैंडसम कमिश्नर, क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी लोग आपको देखने हैं, स्पेशली यूथ, उनको क्या करना चाहिए एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? कि क्योंकि एक कलेक्टिव एफर्ट है, कोई अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो कैसे हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए मेहनत कर सकते हैं और बैलेंस्ड लाइफ गुजार सकते हैं ताकि हम नुकसान से बच सकें? क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखें और ये सोचें कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो आपको हासिल नहीं होगी, या हर चीज़ हासिल करने के लिए आपको कोई सिफारिश चाहिए या अप्रोच चाहिए। मेहनत करें और बाकी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दें। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मेहनत के अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। हो सकता है कि कोई आर्जी कामयाबी आपको किसी का हाथ पकड़ के या किसी का कंधा इस्तेमाल करके या किसी की
किसी का सहारा इस्तेमाल करके मिल जाए, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। उसके बाद आप कहीं ना कहीं ज़रूर लड़खड़ा जाएंगे और गिर जाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, काबिलियत अपने बलबूते पे आगे जाएंगे तो ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर आपके पास आएगी। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। एट द एंड मैं अपनी तरफ से ये ऐड करना चाहूँगा कि हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई अगर हाई रैंक ऑफिसर कहीं से गुजर रहा है तो उसके बड़े शशके होंगे, प्रोटोकॉल, ये चीज़ें हमें फैसिनेट करती हैं, लेकिन इनकी अनथक मेहनत के बाद हम चैन की नींद सो सकते हैं, हम आराम से सड़कों पर घूम सकते हैं। तो जितना इनके साथ ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं वो ज़रूरत होती हैं, वो किसी को दिखाने के लिए या किसी को तंग करने के लिए या खौफ हरासत फैलाने के लिए नहीं होती। बेसिकली क्योंकि ये कीमती जान है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, और जितना इनसे काम दिया जा रहा होता है या जितना ये सर्व कर रहे होते हैं, ये चीज़ें इनके लिए ड्यू हैं। और हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए एफर्ट करनी होगी, अपना जो बेस्ट है वो देना होगा, क्योंकि अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सर।